मौजूद होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि हम कोई फॉरेन अफेयर्स पे बात करें, कौमी असम्बली का आज एक धुआंधार इजलास और आपको बात भी नहीं करने दी गई और चंद इल्जामात लगे अपोजिशन की तरफ से। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था वो सुनाते हैं, तो मैं आपका वर्जन इस पे हर एक पॉइंट पे लेना चाहूंगा। क्या कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने, आइए सुनते हैं। 2013 में पीटीआई में जाने से पहले ये मुझे मिले, उसके बाद नवाज शरीफ को मिले, उसके बाद जनरल पाशा को मिले और उसके बाद सारी दास्तान आपके सामने है। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने सुना आपकी ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और जनरल पाशा का भी ये जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है? ख्वाजा साहब की मालूमात में इजाफा कर देता हूँ। बिल्कुल, मैं पीपल्स पार्टी छोड़ चुका था। मुझे मुस्लिम लीग नवाज और ख्वाजा साहब और उनकी क़यादत मुझसे तकाजा कर रही थी मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हूँ। मुझे दावत भी दी और मैंने उनसे बरमला कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने मुस्तक़बिल का फ़ैसला क्या करना है। मेरी इमरान खान साहब से गुफ्तगू भी है, मैं कोई उजरत पे फ़ैसला नहीं करूँगा। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैं दोहरा देता हूँ, इन्होंने तो मुझे वजारत खारजा भी ऑफ़र की थी कि अगर मैं नून में शामिल हो जाऊँ तो मुझे अगली हुकूमत में वजारत खारजा पेश करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने वजारत के लिए नहीं, मैंने एक मुस्तक़बिल की फ़ैसला करना है और मैंने तहरीक इंसाफ में जाने का बाय चॉइस फ़ैसला किया, किसी के कहने पर नहीं। उस वक्त तो बहुत से सियासी पंडितों का ख्याल था कि तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल ही नहीं है, नून का उस वक्त तूती बोल रही थी। लेकिन मैंने अपनी ज़मीर के मुताबिक सही फैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने उसको सही साबित किया। नंबर एक। नंबर दो, जहाँ मेरा असूली मौक़िफ़ था, आप जानते हैं कि बहुत से इदारों का अपना मौक़िफ़ था, मैं रेमंड डेविस पर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और आपसे कोई चीज़ बाइद नहीं है, कोई चीज़ छुपी नहीं है और मैंने अपने मौक़िफ़ से पीछे। बिल्कुल शाह साहब, माफ़ कीजिएगा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। उस वक्त मैं फॉरेन ऑफिस को बतौर रिपोर्टर कवर करता था और जो ब्रीफिंग्स फॉरेन ऑफिस में हुई थी और एक आपने स्पेशल ब्रीफिंग भी दी थी सीनियर फॉरेन ऑफिस के रिपोर्टर्स को, जिसमें मैं भी शामिल था, और वो सारी चीज़ें आपने हमारे सामने भी रखी थी। तो जनरल पाशा के साथ उस वक्त थोड़ी उनका मौक़िफ़ इस हवाले से थोड़ा डिफरेंट था, जो कि बहुत से अमेरिकन जो उस वक्त हुकूमत में थे, इंपॉर्टेंट पोजीशन में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने एक जनरल पाशा का किरदार भी लिखा है रेमंड डेविस के हवाले से। आपका और उनका तो डिफरेंसेस थे इस मामले पे कि नहीं छोड़ना चाहिए, वो शायद छुड़वाना चाह रहे थे, प्रेशर काफ़ी था यूएस का। देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये था कि वो सफारतकार नहीं है और जिस जेनीवा कन्वेंशन का वो तकाजा कर रही हैं उस तकाजे पर वो पूरा नहीं उतरते। और फिर वक्त ने मुझे सही साबित कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि सही साबित हो गया और उसने अपनी किताब में भी उसने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया। ना सिर्फ उसने एतराफ़ किया, बहुत से सीनियर यूएस ऑफिशियल्स ने बाद में ये एतराफ़ किया कि हमने इसको एज एन एक्सक्यूज़ इस्तेमाल किया था और आज वो चीज़ हमारे बिल्कुल सामने। शाह महमूद कुरैशी साहब, नैब कवानीन में तरमीम, आज जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ और फिर इसको अपोजिशन, आपने कल भी तकरीर की थी कि फैटफ के साथ लिंक कर रही है, तो अब नैब में जो तरामीम है उस पर जो कमेटी थी वो आगे चलेगी या कि वो कमेटी भी अब ख़त्म होगी, अपोजिशन भी निकल गई और हुकूमत ने भी ड्राफ्ट जो है मुस्तरद कर दिया अपोजिशन की तरफ से आए हुए? अशरफ साहब, पहली बात तो ये है कि आज अपोजिशन का जो गम और गुस्सा था उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनका जो गेम प्लान था, उनकी जो ख्वाहिश थी वो अधूरी रह गई। उनकी ख्वाहिश ये थी कि हुकूमत इस वक्त फंसी हुई है, फैटफ के लेजिस्लेशन इनको दरकार है, वक्त की किल्लत है, टाइम बार्ड की ये केसेस है और इसी दबाव के तहत हम इनसे नैब में रियायत ले सकेंगे। हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया, इन गुड फेथ किया। मैं ये नहीं कहता कि नैब का कानून कोई परफेक्ट है, हमेशा खूब से खूब तर की तलाश हो सकती है और होनी चाहिए और हम बात करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैंने इनको पहले दिन से ये कहा था, इनको लिंक न कीजिए, इनको डी लिंक कीजिए। एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है और एक पर्सनल इंटरेस्ट की बात है और एक वो बिल है जिस पे 10 साल आप हुकूमतों में रह के बावजूद आप उस पर पेशरफ्त नहीं कर सके और 10 घंटों में आप तकाजा कर रहे हैं कि पेशरफ्त हो जाए। ऐसा ना कीजिए। बहरनो उनका जब वो जो उनके जो
ایک मसवदा था जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका था, जिसमें उन्होंने 34 तरामीम का तकाजा किया। नैब के ज़िम्मे में कुछ 37 के करीब ऑफेंसेस हैं और उनमें से 34 की वो तरमीम चाहते थे। उससे हमें ये लगा, तहरीक इंसाफ को ये लगा कि इससे तो नैब बहैसियत एक इदारा गैर फाल हो जाएगा और एहतसाब का अमल इस मुल्क से बेमानी हो जाएगा और हमारे लिए ये पूरा नहीं है। तभी मैंने कहा कि इसको टाइम बार्ड है, इस पे लेजिस्लेट कर लीजिए, क्योंकि आप इस पर इत्तफाक कर चुके हैं। जो दोनों बिल जो आज पास हुए हैं इस पर ऑपोजिशन को कोई एतराज़ न था। और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का है, वो नेशनल असेंबली पहले ही पास कर चुकी थी, जो सेनेट पे जाके अटक गया, और वो इसको एज ए बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करना चाह रहे थे। मैं कह रहा था ऐसा ना कीजिए, आइए बैठ के बात करें। अब बिल पास हो गए, कल सेनेट का इजलास है, वहाँ उन्होंने इस पे वोट करना है। मैं एक दफ़ा फिर सेनेट के मेंबरान से मौदबाना गुजारिश करूँगा, बराए करम मुल्क को देखिए, हुकूमत को नहीं, पीटीआई को नहीं, पाकिस्तान के मफादात को देखिए और वो काम न कीजिए जो भारत चाहता है। भारत जो चाहता है कि हम ग्रे लिस्ट में अटके रहें और हम ब्लैक लिस्ट में धकेले जाएं, उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और यकीनन आप पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो थोड़ा सा सियासत से बालातर होकर ऊंचा सोचिए और बेहतरी की तरफ जाइए, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक कमेटी का ताल्लुक है, देखिए सियासत में हरफ आखिर नहीं होता, गुफ्तगू शुनीद होती है, डेडलॉक्स आते हैं, रास्ते निकाले जाते हैं और हम तैयार हैं, आइए मिल बैठते हैं, बैठ के बात करने को तैयार हैं। इस पे उजरत ना कीजिए, बात कीजिए। राइट, शामिम कैस साहब, कौमी असम्बली में एक रवायत होती है कि पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे हमेशा फ्लोर दिया जाता है, जिसका भी नाम लिया जाए। आपके हवाले से बात हुई, आप बार बार कहते रहे कि जी फ्लोर मुझे दिया जाए, लेकिन फ्लोर नहीं दिया गया, फिर रिसेस आई और उसके बावजूद आपको फ्लोर नहीं दिया गया। तो इसकी क्या वजह बनी और स्पीकर साहब ने आपको पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देने दिया? ब्रेक के दौरान कोई एग्रीमेंट हुआ था अपोजिशन से कि चलें शाह साहब अब अपना पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे? नहीं, मुझे फ्लोर मिल गया था। मुझे जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे सूरी साहब, उन्होंने मुझे फ्लोर दे दिया, फिर स्पीकर साहब ने भी मुझे फ्लोर दिया। लेकिन ऑपोजिशन मेरी गुफ्तगू सुनना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं सुनना चाहती थी? इसलिए कि कल जो मैंने बातें की वो इन पर इतनी भारी गुजरी और वो इतने नफ्सियाती दबाव में आए और वो इतने बौखला गए उन चीज़ों से, क्योंकि बेनकाब हो गए ना। वो तो जो उनका गेम प्लान था वो सारा बेनकाब हो गया। जब वो बेनकाब हुआ तो वो परेशान हुए, तो फिर उन्होंने, कहते हैं ना, वो एक ऑफेंस का हथियार इस्तेमाल किया। ज़रूर करें, मैं कहता हूँ आप जितना बोलना चाहें, मुझे इस पर कोई रुकावट नहीं है, आप बात कीजिए। लेकिन जब आप किसी को नाम लेके बात करते हैं तो फिर पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक उसको पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन का वजाहत का मौका भी नहीं है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी छोटी, गिरी हुई, नीच बातें की हैं जो उनको ज़ेब नहीं देती और उनको जचती भी नहीं है। और मैंने उनका उस अंदाज में जवाब भी नहीं देना था, क्योंकि मैं उतना गिरना चाहूँ भी तो नहीं गिर सकता। मैंने उनको सियासी ज़बान में महज़ब, आप मेरी कल की तकरीर उठा लीजिए, उन पर गिरा तो गुजरी, लेकिन बताइए पूरी तकरीर आपके सामने है, एक जुमला उसमें मोतरज़ निकाल के दिखा दीजिए जहां मैंने किसी की पकड़ी उछाली हो, किसी पे हमला किया हो, किसी की हद तक की हो। हर चीज़ नहीं। मैं तो उनकी नियत पर शुबा भी नहीं कर रहा था और उनसे तकाजे कर रहा था, लेकिन आज वो इतने बौखलाए हुए थे, इतने बौखलाए हुए थे और अपनी खिफ़त मिटा रहे थे, और उसके लिए उन्होंने जो जुमलेबाजी की। सियासत में दिल बड़ा करना पड़ता है, हौसला भी करना पड़ता है। मैंने आज फिर भी कहा कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मेरा राइट है, लेकिन मेरी तरजीह जो है ये फैटफ की लेजिस्लेशन है। अगर मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका नहीं भी दिया जाता और लेजिस्लेशन हो जाती है, फबेहा लेजिस्लेशन कराइए, और लेजिस्लेशन हो गई। उसके बाद भी मौका देने की कोशिश की, उन्होंने ना दिया। नतीजा क्या हुआ? फिर वो भी बात नहीं कर सके। देखिए, जब हमें वो बात नहीं करने देंगे, ये उनकी गलत फहमी है कि वो बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। न ख्वाजा आसिफ कर पाएंगे, न बिलावल जरदारी कर पाएंगे। ये इस भूल में मत रहे। तहरीक इंसाफ और हमारे हलीफ, हम उनका पार्लिमानी अंदाज में मुकाबला करने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। हाँ, अदब से सुनिए, सुनाइए,
तालिबानी रवायात को जन्म दीजिए। अगर आप समझेंगे कि शोर मचा के आप हमें दबा सकते हैं, हरगिज नहीं होगा। अगर आप समझते हैं वक्त की किल्लत को सामने और दिक्कत को सामने रखते हुए आर्म ट्विस्टिंग के जरिए आप नैब के बिल को पास करवा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हमने बताया है कि हम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। अपने कोर प्रिंसिपल्स पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हर रीजनेबल बात, हर माकूल बात सुनने के लिए तैयार है।